जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। आपको पता है कि जैसा कि हम लोग प्यून का जो सेट चला रहे थे जिसमें टेस्ट नंबर 7 का डिस्कशन है। मैं हूं निखिल आजाद सर और आप सभी के लिए जो सेट 7 था यानी प्यून के मैथ्स का जो फुल डिस्कशन आपको हम इसमें कराने वाले हैं। जो भी 35 क्वेश्चन है उसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या हो सकता है, जो भी डाउट आपको होगा इस वीडियो को देख करके क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपके लिए पहला सवाल, और ये पहला सवाल है कि यदि 6, 5, 3 XY ऐसी संख्या हो जो 80 से पूर्णतः विभक्त हो तो x प्लस वाई क्या होगा। सबसे पहले जान लीजिए कि कोई संख्या अगर 80 से कटेगा तो वो संख्या किससे किससे कटना चाहिए। 80 से कटने के लिए संख्या कटना चाहिए आपका 8 से और 10 से, ठीक है। और 8 से और 10 से यानी कि 6, 5, 3 XY है तो 10 के लिए ना लास्ट में आपका एक 0 होना चाहिए, ठीक है। और 8 के लिए 3 डिजिट आपका कटना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए 3x और यहाँ पे 0। यहाँ पे हम क्या रख दे कि 8 से कट जाए, तो 30 तो 8 से कटेगा नहीं, यहाँ हम रख देंगे 2, यानी कि 320 जो है आपका 8 से कट जाएगा। यानी ये संख्या में x के जगह पे अगर आप 2 रख दीजिए, y के जगह पे 0, तो आपका संख्या 80 से विभाजित हो जाएगा। यानी x प्लस वाई का मान कितना हो गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चलिए अगला सवाल चलते हैं। 52 नंबर सवाल, 1 से 200 के बीच में कितने पूर्णांक ऐसे हैं जो 2 तथा 3 दोनों से विभाजित हो। देखिए 2 से और 3 से दोनों से कटने वाला संख्या इसके एलसीएम से कटेगा। एलसीएम कितना होगा इसका 6, यानी कि 200 तक, यानी 200 तक जो नंबर है उसको 6 से देखना है। तो 200 में क्या करिएगा 6 से भाग दीजिएगा। तो जब आप भाग दीजिएगा तो आपको पूर्णांक भाग लेना है। 6 तिया 18, फिर 2 चला गया, 6 तिया 18, 33 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 53 कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा यानी लघुत्तम 4800 तथा मौसम महत्तम 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 480 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। और हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि एलसीएम कितना है 4800 और एचसीएफ कितना है इसमें 160 और बराबर। यहां देखिए एक संख्या 400 क्या है 80 है, तो कोई भी जो दूसरी संख्या वो निकालना है हमको। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 बार में कट जाएगा। तो दूसरी संख्या हो जाएगा 160 में 10 से गुना किए तो कितना हो गया 1600, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और सबसे बेहतरीन तरीका आपको बता रहे हैं जिससे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे रेकरिंग का सवाल है, हमको घटाना है। एक बात और बताते हैं, अगर इस सवाल में जोड़ना भी रहे घटाना भी रहे तो आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। जो तरीका, हालांकि ये क्वेश्चन आप किसी भी तरह से बनाएंगे तो संभवतः आपका सही हो गया होगा, लेकिन गलती आप कहां करेंगे वो ध्यान दीजिए। जब भी रेकरिंग का सवाल हो आपको करना क्या है कि जैसे 3.87 है ना, तो रेकरिंग का मतलब होता है संख्या का पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन। तो हम इसको 87 को जानते कितना बार लिखिएगा 3 बार लिखिएगा, 3 बार लिखिएगा। उसके बाद 2.59 को भी कितना बार लिखिएगा 3 बार लिखिएगा। अब इसको हमें क्या करना है माइनस में निकालना है। तो 17 में से आपको क्या करना है 9 घटाना है तो 8 हो जाएगा। और यहां देखिए 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा। फिर 17 में से 9 गया 8, 7 में से 5 गया 2, ये 8, और फिर ये 2, और 3 में से 2 गया 1, 1.2828, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग 1.28 पर रेकरिंग, जो कि किसमें दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आप सोचेंगे कि सर इसको हम 3 बार क्यों लिखेंगे। देखिए जब आप जोड़ने की बात करिएगा तो कुछ ऐसा डिजिट होता है जो 10 से ज्यादा है, तो उसमें वो नंबर रिपीट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको जोड़िएगा तो 9 7 16 का 6 हाथ में 1, 8 5 13 14 हो जाएगा, तो 4 6, लेकिन अगला वाला में वो बन जाएगा 4 7। तो जब सवाल आपको प्लस वाला मिलेगा तो आप खुद समझ जाइएगा कि सर क्या बता रहे थे। तो अब ये बात आपको पहले ध्यान से समझ लेना है कि जब कभी भी ये रेकरिंग वाला सवाल में जोड़ना हो घटाना हो, इसको आप 3 टर्म लिख करके करिएगा
तो कोई भी सवाल गलती नहीं होगा। हालांकि इसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, लेकिन हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, समझे कि नहीं। अब हम लोगों के पास बहुत ही शानदार सवाल है जो एक सीक्वेंस में आपका दिया हुआ है, एक सीरीज में दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, तो पहले इसको आप सॉल्व करिए। 2-3 बात आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, अगर उसमें बट्टा का जोड़ है तो आपको बट्टा का जोड़ निकालना पड़ेगा, फिर आप सीखिए कि अगला क्या स्टेप लेना पड़ेगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 2 कितना हो गया, 3/2 गुना, यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 गुना, यहां से हो जाएगा आपका 5/4 गुना, डॉट 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 ऐसे सॉल्व करेंगे तो 120। अब में 1 से गुना किए, 1 जोड़ दिए तो 121/120। अब मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, देखिए 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, वैसी 5 से 5 कट जाएगा। ऐसी करते 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 ये 120 खत्म हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या, तो 1/2। अच्छा एक बात और सबको ध्यान रखना है, पहला वाला बचेगा 1/2 गुना 121। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60.5, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो सी में है। अब एक बात को सुनिए, जैसे एक सीरीज में दिया हुआ है 3 से 3 कटा, 4 से 4, 5 से 5, एग्जाम में इतना बुद्धि नहीं लगाएंगे। एग्जाम में एक ही चीज देखना है कि देखिए 2, 3, 4 ऐसे सीरीज 120 तक है और शुरू में 1 लगा हुआ है, तो पहले वाले भाग को ले लीजिए 1/2 और दूसरे वाला में इसको जोड़ के लेना है। 120 और 1 कितना हो गया, 121 का आपको 1/2 कर देना है। तो एक लाइन में आप आंसर निकाल दीजिएगा 60.5। लेकिन हम आपको बेसिक से बता दिए कि आपको मन में कोई डाउट चल रहा होगा, तो वो डाउट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यदि ABC पूर्णांक हो तो A² + B² बराबर 45, B² + C² बराबर 40 हो तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो इसमें ऑप्शन ही लगाएंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। ऑप्शन ए से चेक करते हैं तो A का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होगा, और B का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो 36 और 4 तो होता है 40, लेकिन दिया है 45 तो ये तो होगा ही नहीं। फिर बी को चेक करते हैं तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को, तो ए का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, और बी का मान कितना है आपका 2 है, तो बी का मान 2 है यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 कितना हो गया 13। यहाँ तो है 45, ये भी नहीं होगा, लिखना भी नहीं था, यहीं से चेक कर सकते थे। देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तब 25 और 16 तो होगा 41, लेकिन यहाँ है कितना आपका 45। तो दो ही, मतलब कि इससे सारा ऑप्शन छट गया, लास्ट में है इनमें से कोई नहीं, तो आंसर यही हो जाएगा। अब कोई ये कहेगा कि इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा। देखिए ये डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ABC एक इंटीजर है, तो इंटीजर में आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये A² + B² बराबर 45 अगर जो सेटिस्फाई करेगा AB का वैल्यू, BC का जो वैल्यू 40 सेटिस्फाई करेगा कोई आंसर होगा, नहीं करेगा तो नॉन ऑफ दिस दे करके निकल जाएंगे। समय को बर्बाद नहीं करिएगा, ठीक है ना। आइए कह रहा है आप लोगों से क्या कि गलती से 2 संख्याओं 23 तथा 11 के स्थान पर 32 तथा 12 लेने पर 100 संख्याओं का औसत 30 निकल गया, तो सही औसत कितना है। देखिए एक बात और आपको बताते हैं, ये गलती और सही वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट करता है। पहले एक बात बताते हैं कि गलती से 2 संख्या मतलब हमारा सही में कितना था, तो सही में था आपका 23 और 11, लेकिन बोल रहा है कि आप लोगों से कि इसके स्थान पर 32 और 12 लेने पर गलती से हम कितना ले लिए, तो हम गलती से ऐड कर लिए कितना 32 और +12। बारीकी से समझिएगा सब लोग, इसको जब हम काउंट करेंगे ऐड करेंगे तो 23 और 11 कितना हो जाएगा आपका 34, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 32 और कितना है 12 है, तो 2 2 4 3 1 4। बोलिए सही मायने में 34 था, गलती से हो गया 44। अभी इसमें गलती कितना है, तो 10 गो अभी गलती है, लेकिन पूरा जो नंबर था ऑल ओवर नंबर कितना है, तो 100 नंबर। तो ये गलती 10 है, पूरे एवरेज की बात करिएगा तो 10 में 100 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0.1।
तो आपसे यही पूछा है कि अब सही औसत बताइए। तो औसत तो निकल गया था 30, अब हमको सही औसत निकालना है। तो सही औसत के लिए कुछ नहीं करिएगा, सही औसत के लिए आपको क्या करना है, 30 में से आपको गलती वाला जो एवरेज आया था 0 पॉइंट पर वो माइनस कर दीजिए, तो 29 पॉइंट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ है, तो इस तरह से गलती नहीं करेंगे, आंसर हो गया 29.9। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि आप लोगों से कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि इनमें से दो संख्या 45 तथा 55 छोड़ दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। पहले एक बात बताते हैं आपको, बेसिक देखिए फिर हम आपको शॉर्ट टेक्निक सिखाते हैं। 50 संख्या का एवरेज अगर 38 है तो 50 का एवरेज अगर 38 है तो हम इसका सम निकालेंगे, योगफल निकालेंगे। तो 50 में किससे गुना कर देंगे, 38 से गुना कर देंगे। गुना करिएगा तो 40 का 0 हाथ में 4, अब 15 4 19। आपसे बोला है कि शेष संख्या 2 को निकाल दीजिए, यानी 1900 में से आपको 2 ठो निकाल देना है, एगो 45 को निकालना है और एगो आपको 55 को निकालना है, यानी कि 60, यानी कि 100 निकाल दिए, कितना बच गया 1800। अब जो बोला कि शेष का आपको एवरेज निकालना है, तो 1800 जो हो गया वो 50 नंबर में से 2 नंबर चला गया, सिर्फ 48 नंबर बचा। इसका हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 6 से 8 बार में और 6 से 300 बार में, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 दिया कितना हो गया आपका 24, और हो जाएगा 8 से 56, 8 25 40, 37.5। ध्यान दीजिएगा एक बात और, ऑप्शन की तरफ देखिए, 37.5 टू 37.5। बहुत लोग गलती कर देते हैं, ऑप्शन को देख करके घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, एग्जाम में इसको किसी भी हालत में सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका आंसर होगा 37.5। लेकिन हम आपको एक टेक्निक सिखाते हैं जिसका नाम है डेविएशन मेथड, क्योंकि वो मेथड हर क्वेश्चन के लिए रामबाण है। अब ये तो क्लियर हो गया है, इसको आप लोग लिख लीजिए, मिटा के तब डेविएशन बताते हैं। देखिए, गुना भाग से जितना बचिएगा एग्जाम में उतना गलती का संभावना कम रहेगा, और गलती कम करिएगा तो स्कोर बढ़ेगा। तो हमारा काम क्या है कि आप जो चीज सोचते हैं उस सोच को ठीक कर देना है, बस बात खत्म। देखिए ध्यान क्या देना है आपको कि 50 गो संख्या का एवरेज कितना है 38। अब 2 गो संख्या का एवरेज निकालिए, तो 2 गो संख्या का जो सम होगा, जो इसको निकालना है वो है 45 और 55, यानी 100 है। इसका एवरेज कितना हो जाएगा 100/2, यानी कि एवरेज कितना हो गया 50। तो 2 गो संख्या का एवरेज कितना हो गया 50। तो मेरे पास नंबर कितना बचा 48। यही आपसे कह रहा है कि इसका आपको निकालना है एवरेज। इसको आप काट लीजिए खूब बढ़िया से, 25 बार में, 1 बार में और 24 बार में, शॉर्ट हो गया। अब क्या करना है आपको कि मान लीजिए कि इसको 50 को मान लिए, इससे कम कितना है से बताइए। तो कम है कितना आपका 12, कितना के लिए 25 के लिए, और निकालना है किसका पूरे 24 का। यह है डेविएशन। कम है तो माइनस करिएगा, ज्यादा होगा तो प्लस करिएगा। तो यहां से काटेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 2 बार में, यानी 12.5। 50 में से घटा दिए 12.5 तो कितना हो गया 37.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। ये डेविएशन मेथड है, इससे भी आप सवाल को बना सकते हैं। हालांकि छोटा छोटा सवाल में ये अप्लाई करिएगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन कोई बड़ा सवाल रहे जिसमें कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, वहां पे अप्लाई आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 वर्ष अधिक है। यहां थोड़ा सा गलती हो गया है, ये आपको सुधार लेना है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक। नहीं समझे बात को? उसका जो पुत्र होगा, उसका जो सन होगा, उसका हो गया x, तो उसका जो फादर होगा, जो उसका जो पिता होगा, उसका एज हो जाएगा तिगुने से 3 वर्ष, यानी कि 3 गुना करेंगे तो 3x, आप प्लस कर देंगे 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु। अब 3 वर्ष बाद की बात करिएगा तो 3x, 3 में 3 और जोड़ दिए तो 6 हो गया। इसके बेटा का भी अगर 3 जोड़ दिए तो x + 3 हो गया। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक।
उसके पुत्र के आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक। देखिए उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र का आयु, तो उसके पुत्र के आयु जो है वो कितना है आपका x + 3, तो उसके पुत्र के आयु के दोगुने से 10 वर्ष अधिक। समझे? तो दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, तो 3x + 6 बराबर, यहां लिखेंगे तो 2x अब +6 और 10 कितना हो गया 16, इधर घटाएंगे तो x बराबर कितना हो गया 10। आपसे कह रहा है क्या, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, वो जो व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति का वर्तमान आयु आपसे पूछा है, तो यही ना वर्तमान आयु है 3x + 3, तो 3 × 10 + 3 बराबर कितना हो गया 33, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ खाली ऐड करना था कि तिगुने से, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। समझे कि नहीं? हालांकि हम बोल दिए हैं पूरा अच्छे से, उसको आप उसमें ऐड कर लीजिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 चौके तथा 8 छक्के सम्मिलित थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ कर लगाए। देखिए एक बात याद रखिएगा कि खिलाड़ी जो है 100 रन 110 रन बनाया है। कितना रन बनाया है 110 रन। अगर वो 3 गो चौका मारा होगा तो 3 चौका 12 रन, उसके बाद में छक्का कितना 8 गो, तो 8 × 6, तो ये जो भी रन एक्स्ट्रा बच गया है वो विकेट के बीच का रन है। किसके बीच का रन है? विकेट के। 110 में से 12 और 48 कितना हो गया 60, कितना बच गया 50। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आप 3 गो चौका लगाइएगा तो 12 रन, 8 गो छक्का लगाइएगा तो 48 से 12 60, 110 में 60 घटा दिए तो 50 रन जो विकेट के बीच में दौड़ करके आप लिए हैं। कह रहा है कि कितने प्रतिशत विकेट के बीच में दौड़ कर लगाए, तो टोटल रन था 110, अब विकेट के बीच में दौड़े हैं 50, अब गुना कर देंगे 100%, तो इससे इसको काट लीजिए तो 500/11%, यहां से निकाल सकते हैं 11 चौका 44, उधर 6 11 पचे 55, यानी 45 सही 5/11%। आपको ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। ठीक है, अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए बहुत ही शानदार सवाल है। कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या 92,610 हो तो 2 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? देखिए वृद्धि हो रहा है ना, तो आप पहले देखिए कि 5% वृद्धि का मतलब कि 1/20, अब 20 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 21/20। बहुत सिंपल है। आप मान लीजिए कि 2002 का जनसंख्या पूछा, मान लीजिए 1 से, हालांकि आपको हम बेसिक बता दे रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि टेक्निक के चक्कर में गलती हो जाता है, तो पहले बेसिक देखिए फिर टेक्निक देखिएगा। अब देखिए 2002 में इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो 2002 से 3 में जाएगा तो 21/20 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 से 4 में जाएगा तो 21/20 होगा, अब फिर 21 कितना होगा 20 होगा। अब बराबर कितना दिया है 9261/0। 21 का जो क्यू होता है ना वो 9261 होता है, तो 10 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू तीनों को गुना करिए, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, ठीक है, तो 8 पर कितना जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 जीरो, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये हो गया आपका बेसिक तरीका। आपको एक टेक्निक सिखाते हैं, बस फ्रैक्शन वैल्यू लिख के रखिएगा, लेकिन क्या करना है उस पर आपको गौर करना है। आपको पीछे का जनसंख्या निकालना, यानी कि 2005 का दिया है 2002 का निकालना है, तो 3 साल पीछे जाना है। तो इस वैल्यूआ में क्या करिएगा, यानी 92,600 क्या है 92,610, इसका उलट के गुना कर दीजिएगा 20/21, लेकिन कितना बार 3 साल पीछा तो 3 बार, डायरेक्ट आप आंसर निकाल दीजिएगा। लेकिन बेसिक भी आपको नॉलेज होना चाहिए, तो ये और में आप लिख सकते हैं और बाकी तो आपको पता ही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब कह रहा है कि सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के
54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता। देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक लॉजिक का बात करना होगा, क्योंकि बहुत लोग गलती कर देते हैं। तो इसको आप अगर साफा एकदम बढ़िया से सही करना चाहते हैं तो आपको टोटल मतदाता जो है ना वो मान लीजिए कि 100x है। फिर हम आपको बताएंगे कि और कैसे दिमाग आप लगा सकते हैं। इनमें से मतदाता सूची में से 10% ने अपना मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, तो वोट 10% नहीं दिया तो वोट दिया होगा कितना 90x, क्योंकि 10x तो वोट देगा ही नहीं। अब कह रहा है कि आप लोगों से कि डाले गए कुल मतों के 10% मत अवैध हो गए। देखिए इनवैलिड वोट जो था, इनवैलिड वोट जो था वो 90x का 10% था, यानी कि कितना हो गया आपका 9x। तो जो वैलिड वोट था वो वैलिड वोट कितना हो गया आपका 81x। कह रहा आप लोगों से क्या सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए। देखिए कुल वैध मतों के 54% मत अगर प्राप्त करेगा तो कुल वैध मत कितना है आपका 81x है ना, तो 81x का हम क्या करेंगे 54% निकालेंगे। पहले हम आपको अच्छे से बेसिक से बता दे रहे हैं, फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे क्या करिएगा 81, ठीक है 54 को गुना कर लेंगे, 4 हो गया, 8 चौका 32 और 5 37 का 7 हाथ में 3 हुआ और 8 पचे 40 3 43, यानी 43.74x। अब जो आपका जो हारा होगा ये तो जीत वाला, इसमें बोला आप लोगों से कि 54% मत प्राप्त करके इतना मत से जीत गया, तो कुल वैध मतों का, तो वैध मत का जीतने वाला को मिला है, किसको मिला है जीतने वाला को। तो हारने वाला को कितना मिलेगा, तो 81x में से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0.26x, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 26 यहाँ हो जाएगा आपका, 11 में से 3 गया, रुक जाइए एक बार ना इसको हम 0.26x, 11 में से 3 गया तो 8 हो जाएगा, 11 में से 3 नहीं 2 निकाल दीजिए तो 9 हो जाएगा आपका, और फिर 7 में से 4 गया 3, यानी कि इसको देख लेते हैं 39, 9 3 12 और आपका हो जाएगा कितना 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 9 3 12 1 13, नहीं हो रहा है ना। यहाँ एक काम करते हैं, ये जो वैलिड वोट था उसका 54% है ना। देखिए इससे बड़ा कैलकुलेटिव हो जा रहा है, हम चलिए दूसरा टेक्निक ट्राई करते हैं, इससे बहुत ज्यादा लेंदी चला जाएगा डेसिमल में। आप ऐसे निकाल लीजिए ना सिंपल। आप देखिए 1620 मतों से जीत गया ना, तो 1620 यहाँ हो गया, यहाँ डायरेक्ट चलिए 54% मत प्राप्त हुआ वैध मतों का, कुल वैध मतों का। एक वैध मत का 54% जीतने वाला को मिला, तो हारने वाला को कितना मिल जाएगा 46% मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोनों के बीच का, यानी दोनों के हार और जीत का अंतर कितना है 8, अब गुना कर दीजिए 100, तो ये पूरा वैलिड वोट मिल गया। क्या मिल गया आपको, पूरा वैलिड वोट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर गुना कर देंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको, हालांकि सवाल में हमको लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ ही होगा। अच्छा पहले देख लेते हैं, 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो ये किसका वैल्यू है 90 का, फिर कर देंगे 100। फिर यहां से बोला कि 10% ने वोट नहीं दिया, तो 90 फिर 100, टोटल निकल जाएगा। यहाँ काट के देखते हैं, 1 0 से 2 0 कट गया, और यहां से देखिए 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 अठे 72, 8 से काट लीजिएगा कितना बार में 4 से काट लीजिएगा 2 बार में, 4 से काट लीजिएगा 25 बार में, और 2 से काट लीजिएगा 90 बार में, और देखिए ना 9 से 10 बार में कट गया। तो हम लोगों के पास कितना हो जाएगा, नहीं क्वेश्चन बिल्कुल सही था, 25 पर 3 गो 0, 25 पर 3 0, ये हो गया आपका 25,000। देखिए हम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे थे कि हम उसको x मान के बना रहे थे, तो ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा था। देखिए आपको करना क्या है, आपको सीधा सीधी जब भी आपको वैलिड वोट की बात होगा, 54% मत प्राप्त हुआ ना, तो एगो जीतने वाला को 54 मिला तो हारने वाला को 46 मिला होगा। टोटल तो वोट 100% ना होता है, ये 46 है, हालांकि आपको दिख जाएगा, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस कितना है
तो दोनों का डिफरेंस 8 का है, तो 1620/8 गुना 100 कर देंगे। अभी ये जो वोट है ना, ये सिर्फ 90 का मान है, क्योंकि 10% इनवैलिड हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका 100 कर दिए। फिर यहाँ से 10% जो है अपना वोट ही नहीं प्रयोग किया, तो 90 का मान फिर 100, तो 25,000 हो गया, एक लाइन में निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको एक्स वाई करके इस सवाल में नहीं बना सकते थे, क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या? जब भी ऐसा सवाल मिले तो आप एक संतरा को 1 रुपया मान लीजिए, यानी कि वो 1 रुपया में एक संतरा बेच रहा है, तो सीपी की बात करिएगा ना, किसकी बात करिएगा? कॉस्ट प्राइस की बात करिएगा। तो जो 36 को बेचा होगा, तो साथ ही साथ कितना संतरा और 4 संतरा और बेच दिया, यानी खरीद के लाया था 40 को, 36 को का पैसा लिया, 4 को उसको दे दिया फ्री में, क्योंकि उसको हानि हो रहा है। अब आपको लॉस परसेंट निकालना है, हानि परसेंट, तो 4 का नुकसान हो रहा है किस पे? 40 पे, परसेंट निकालना है तो 100%, तो आपका आंसर हो गया 10%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि पदम ने 30 केजी चावल 17.50 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे तथा दूसरी प्रकार के 30 केजी चावल किसी विशेष दर से खरीदे, इन्हें मिलाकर मिश्रण को 18.60 रुपया केजी की दर से बेचकर 20% लाभ कमाया। तो दूसरी प्रकार का चावल उसे कितने रुपया में खरीदा था? सबसे पहले एक बात बताइए, ये जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है दूसरे प्रकार का, तो आपके पास 18.60 जो मिश्रण है उसको 20% के लाभ पर बेचा, तो 20% प्रॉफिट का वैल्यू होता है 1/5, 5 में 1 जोड़ दिए तो 6/5। पहले समझिए 18.60 है ना, इसको 6वें रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? ये 6 का वैल्यू है, गुना कर दीजिए 5, तो ये सीपी निकल जाएगा किसका? मिक्सचर का। तो जब इसको लिखेंगे तो 5 और 5 दिया 15, यानी कि बउआ सब 15.5 हो गया। आपको कह रहा है कि 30 केजी जो चावल था उसको खरीदे 17.5, और फिर जो अन्य जो 30 केजी चावल था उसको हमसे पूछा गया है, अब पूरे 60 केजी मिक्सचर को वो 15.5 से बेचा है। तब पूरा हम पहले रेशियो इसका निकाल लेंगे, 1, 1 और 2। देखिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, इसको मान लीजिए 17.5 को मान लीजिए, इससे क्या है? कम है ना। कितना कम है? बोलिए, 2 कम है, तब -2, कितना के लिए? 2 केजी के लिए निकालना है किसका? 1 केजी का। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 17.5 में 4 चला गया तो 13.5, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो गया 13.5 रुपये पर केजी, जो दूसरा प्रकार का चावल खरीदा था। एक बार फिर से बता देते हैं कि 30 केजी चावल को 17.5 रुपये, और जो रेस्ट 30 केजी चावल है उसके बारे में पूछा है। अब पूरे मिक्सचर को वो कितना में खरीदा, उसके लिए आपको क्या करना है कि 20% का वैल्यू लिखना है, और 18.6 एसपी था तो एसपी का कंपेयर एसपी से, यानी 6 से भाग दे दिए और 5 से गुना कर दिए तो सीपी निकल गया। आइए अगले सवाल की तरफ। 530 रुपया को ए, बी एवं सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी से 70 रुपया। देखिए ए को बी से, इससे कितना ज्यादा? तो 70 रुपया ज्यादा आपको कह रहा है कि आप लोग से, तथा बी को जो है ना, बी को सी से कितना ज्यादा? 80 रुपया ज्यादा। यानी इसमें जो सबसे छोटा है उससे देखिए ए को कितना मिल रहा है? 150 ज्यादा, और बी को कितना? 80 ज्यादा। ये टेक्निक है, एक्स वाई छोड़िए, हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आप क्या करिए, जो एक्स्ट्रा जो हम दे रहे हैं उसको पहले जोड़ लीजिए, तो 80 प्लस 150 कितना हो गया आपका? 230। आपको करना क्या है कि 530 रुपया में से पहले 230 को छांट लीजिए, तो कितना बचा? 300। अब ये 3 आदमी है तो 300 में 3 से भाग दीजिए, तो कितना हो गया? 100। अब यहां से क्या करना है, आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्या करना है सो यहां पे ध्यान दीजिए। सी को हो जाएगा कितना? 100 रुपया। अगर बी को निकालिएगा तो 80 ज्यादा, तो 100 में 80 जोड़ दीजिए तो 180, और ए को निकालना है तो 100 में 150 जोड़ दीजिएगा तो 200
50। इसको काटेंगे तो 0 0 कट गया, 25 18 और 10 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ये सवाल में बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हम आपको बेहतरीन तरीका से बताए हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 16:9 का मध्य अनुपाती क्या होगा? देखिए हालांकि रेशियो में दिया है तो वैल्यू फिक्स ही लेकर के चलिएगा। तो ए बराबर हो गया 16, अब बी का तो पूछवे किया है, और सी बराबर हो गया 9, तब बी बराबर हो जाएगा √AC। तो हो जाएगा 16 गुना 9 यानी कि 4 गुना 3, 4 गुना 3, तो कितना हो जाएगा आपका 12। तो 4 गुना कितना हो गया 3 यानी 12, तो प्लस माइनस 12, चूंकि रूट से कोई भी चीज निकलता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा, ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए, ए बी एवं सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। इसमें ए ने 6500 रुपया 6 माह के लिए, बी ने 8400 रुपया 5 माह के लिए, सी ने 10,000 रुपया 3 माह के लिए निवेश किया। इसमें ए के काम करने हेतु लाभ का 5% मिला, तो कुल 7400 रुपया के लाभ में से सी का हिस्सा कितना होगा? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको कहा जाए तो एक इतना बेहतरीन सवाल है कि आप सोच नहीं सकते हैं। एग्जाम में गलती करा देगा इस। सुनिए, आपको जब कभी पार्टनरशिप का क्वेश्चन मिलेगा तो कॉमन जीरो को साइड कर दीजिए। ये कॉमन जीरो है ना, इसको साइड कर दीजिए। आप समझिए कि सर ये ए है, बी है और सी है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इंटू टाइम। तो आपको क्या करना है कि पहले पूंजी लिखना है। पूंजी कितना है, कैपिटल कितना है? तो ए ने 65, ए ने कितना 65, कितना महीना के लिए? ठीक है, तो 6 महीना के लिए रेशियो। बी जो है कितना 84, कितना दिन के लिए? 5 महीना के लिए। सी जो है 100, कितना दिन के लिए? 3 महीने के लिए। ये ना जो है प्रॉफिट का रेशियो है, क्योंकि कैपिटल इंटू टाइम हम कर देंगे तो बहुत सिंपल तरीका से निकल जाएगा। आप इसको काट सकते हैं, 5 से काटिए 13 बार में, 5 से 5 खत्म, 5 से काटिए 20 बार में। और कहीं कटने वाला है तो काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 3 दूनी के 6 और 3 अठे 24, और 3 से कटेगा 2 बार में, तो 13 दूनी के 26, यहाँ हो गया 28, यहाँ हो गया 20। आपसे कह रहा है क्या कि 7400 टोटल लाभ है, 7400 टोटल है, इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका? तो 20 20 40 20 60 और 14 यानी 74। और हमसे किसका? सी का पूछा है, तो गुना कर देंगे 20 से, क्योंकि 74 से भाग देने पे 1 का मान निकलेगा, रेशियो 1 का मान 20 से गुना कर दीजिएगा तो 20 का निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका? 2000। लेकिन ऑप्शन में कहीं 2000 नहीं है, तो पहले समझिए कि कह रहा है कि 5% जो लाभ का आएगा वो हम ए को क्या कर रहे हैं? काम करने के लिए एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं। तो 2000 का क्या करिएगा? 5% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 100। तो 2000 रुपया तो मिलबे करेगा सी को, लेकिन 100 रुपया ए को दे देगा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा आपको काम करने के लिए दिया जा रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1900, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? तो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चलिए, एक व्यापारी के पास 1000 केजी चीनी है। इनमें से कुछ भाग को 8% के लाभ पर, कुछ को 8% के लाभ पे, तथा शेष को 18% के लाभ पे, और उससे कुल मिलाकर चीनी पर कितना लाभ होता है? 14%। यहां लगाइएगा एलिगेशन, इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 4, ठीक है। कह रहा है आप लोगों से क्या 18% लाभ पर चीनी कितना बेचा गया? तो ये 1000 जो था ना, वो 6 4 10 का मान है, और 18% यानी कि 6 का मान पूछा है, तो 6 से गुना कर दीजिएगा तो 600 केजी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत सेकेंडों का क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा भीड़ नहीं था। आइए अगले सवाल की तरफ। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में पूरा भर देते हैं, तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है।
देखिए हमारे पास दो नल है ए और बी, एक नल जो है 15 घंटा में भर दिया और एक नल 20 घंटा में। जो तीसरा नल सी है वो खाली कर देता है 25 घंटा में। ये माइनस वाला नल है और ये सब प्लस वाला नल है। कह रहा है कि आरंभ में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, 10 घंटे के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी भरने हेतु कितना समय लगेगा? सबसे पहले इसका बेहतरीन तरीका तीनों का ले लीजिए एलसीएम। तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300। तो ये हो जाएगा 20, ये हो गया 15 और ये हो जाएगा आपका कितना? तो 12। अब एक बात बताइए कि हम तीनों को नल को खोलेंगे तो a प्लस बी और माइनस सी, यानी कि 20 प्लस 15 और माइनस 12, और कितना देर तक चलेगा? तो 10 घंटा। हम एक बात बता रहे हैं, इसको पहले सॉल्व करिए। तो 23 दहा के 230 काम मेरा कंप्लीट हो गया। कितना देर में? 10 घंटा। तो 300 में से 230 घटा दिए तो 70 काम बचा। अब बोला कि सी को बंद करो, अब ए और बी चलेगा तो 70 काम के लिए ए और बी को लाइएगा ना। ए का क्षमता है कितना? 20 और बी का कितना है? 15। तो कितना हो जाएगा? 2 घंटा। आपसे बोला कि टंकी कितना समय लगा, तो पहले लगा था 10 घंटा, फिर लगा 2 घंटा, हो गया 12 घंटा। ऑप्शन नंबर ए। कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल है आपका 70। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। एक नल जो है खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसको 2 घंटे अधिक लगते हैं। मतलब कि 2 नल अगर हम चला दें तो इसको 10 घंटा लग जाएगा। क्योंकि एक जो है ना नल वो खाली कर रहा है, तो पहला माइनस दूसरा लिख दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 घंटा। कह रहा है कि भारी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा? दोनों का एलसीएम 40, ये 5 और ये 4। देखिए अगर ए का वैल्यू 5 है, ए का वैल्यू बउआ सब 5 है, ये 4 क्यों हुआ? क्योंकि इसका मान 1 तब ना घटा करके 4 हो गया। तो छेद कितना समय लेगा इसको खाली करने में? तो 40 काम के लिए एक क्षमता से काम कराएंगे तो 40 घंटा में खाली हो जाएगा। ठीक ना? आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। एक रेलगाड़ी, देखिए हर क्वेश्चन का एक आपको बेहतरीन तरीका बताएंगे। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर को 12 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए 12 मिनट में आपको जा रहा है 10 किलोमीटर। तो अगर हम इसको पर आवर निकाले तो इधर 5 से गुना कर देंगे तो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा में इधरों 5 से गुना कर दीजिए, 50 किलोमीटर। इसका स्पीड क्या हो जाएगा? तो 50 किलोमीटर पर आवर। कहा कि स्पीड को 5 कम कर दीजिए। चलिए 5 किलोमीटर पर आवर कम कर दिए तो स्पीड कितना हो गया? 45। और इससे हमको दूरी तय करने में कितना दूरी तय करना है? वही दूरी, सेम दूरी। तो 10 में भागा दे देंगे कितना से? 45 से। क्योंकि ये टाइम आपको चाहिए ना, तो डिस्टेंस बटा स्पीड कर देंगे, लेकिन इसको हमको चाहिए किसमें? मिनट में। तो गुना कर देते हैं 60 से। तो 15 तिया 45, 15 चौका 60, यानी कि 40/3। तो हो जाएगा आपका 13.1/3। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है, तो 13 और 1/3 को भी 60 से गुना कर दीजिए तो 13 मिनट 20 सेकेंड। आपका आंसर हो गया कहां? ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है ना? हम थोड़ा सा मतलब आप लोगों को थोड़ा लॉन्ग बता देते हैं ना, ताकि देखिए हमारा काम है कि डायरेक्ट सिर्फ उड़ाना नहीं है, आपको सिखाना है मेरे भाई। अगर उड़ाने की बात आएगा तो इसी देख के आंसर मार देंगे तो उससे क्या हो जाएगा? सीखिएगा। आप वीडियो में समय लगा रहे हैं, आप यहां से कुछ गेन करिए नॉलेज, जिससे आपको फायदा है ना, ताकि आपको लगे कि हाँ आज आप कुछ सीखे। चलिए 63 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? सुनिए, कोई भी व्यक्ति को अगर कोई रेलगाड़ी पार करता है तो व्यक्ति उसके नजर में 0 डिस्टेंस का होता है।
क्या डिस्टेंस का होता है? 0। अगर कोई भी रेलगाड़ी किसी ब्रिज को पार करता है तो उस रेलगाड़ी के साथ उस ब्रिज के भी लंबाई को जोड़ा जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर किसी बिजली के पोल को पार करता है तो उसको भी 0 माना जाता है। तो इसमें अगर व्यक्ति को पार कर रहा है तो ट्रेन को खुद के लंबाई को पार करना पड़ेगा। कितने के लंबाई को? खुद के लंबाई को। तो 500 मीटर उसका डिस्टेंस हो गया और इसका जो स्पीड हो जाएगा 63 में से क्या करेंगे? सेम ही दिशा में जा रहा है व्यक्ति तो 3 घटा देंगे तो 500/60 ये तो किलोमीटर पर आवर है ना, गुना कर देंगे कितना से? तो 5/18 से। किससे गुना कर देंगे? 5/18 से, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा। तो इसको आप क्या करिएगा? 0 से 0 काट लीजिए, 6×5 = 30 यानी कि 50/1 गुना 18 बटा क्या हो जाएगा? 30। इससे काट लेंगे तो 3 से 6 बार में 6×5 कितना हो गया? 30 सेकेंड। अब जितना जल्दी आप कैलकुलेट कर पाइए कर लीजिएगा, हालांकि कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक ना। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का, यहां पे कुछ गड़बड़ है, रुकिए, मूलधन का एक फ्रैक्शन आपका यहाँ पे छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाइए। यहाँ पे देखिएगा तो मूलधन का आपका यहाँ पे दिया हुआ है, सवाल नंबर कितना है? 73 मूलधन का 9/16 है। यहाँ पे फ्रैक्शन छूटा हुआ है, 9/16 है, यहाँ लिख दीजिए 9/16 है, ठीक। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिएगा सब लोग, यदि ब्याज की दर तथा समय वर्षों के संख्यात्मक मान के बराबर है, देखिए इसका रेट और टाइम दोनों आपस में क्या है? बराबर है। मूलधन है इसका 9 मतलब कि ब्याज है 9/16, तो 9/16 में ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए यानी 16 जो है इसको 100 से भाग दे रहे हैं, क्योंकि हम मान लिए रेट को R%। तो 1 साल में R रुपया, तो T साल में R गुना T दोनों बराबर है, तो R गुना R। क्योंकि हमसे समय पूछा है ना, तो T गुना T कर लेते हैं, T सीधा निकल जाएगा, क्योंकि T और R दोनों क्या है? बराबर है, यानी कि R × T अब बराबर 9, और इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं? T। तो 16/9 है, तो ये T रख सकते हैं, तो T² बराबर, इधर जब गुना करेंगे तो 9 गुना 100/16, स्क्वायर से चढ़ा देंगे रूट, तो आपका यहां से कितना हो जाएगा? 30/4, चूंकि ये 10 और 3 30, तो हो जाएगा 4 × 7 = 28 और 1/2 यानी कि 7.5 साल, यानी कि 7.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी ये है तरीका, ठीक है। चलिए इसमें आप लोग सही कर लीजिएगा, हालांकि आपके सेट में सही होगा, यहां से गायब था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 74 नंबर, ए ने 5,000 रुपया बी को 2 वर्ष के लिए तथा 3,000 रुपया सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज को उधार दिए। इसमें से कुल ब्याज 2,200 रुपया मिला, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? देखिए रेट दोनों के लिए तो सेम ही है। देखिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, अब कुछ नहीं करना है, रेट दोनों का सेम है। रेट मान लीजिए कितना? R%, यानी कि R/100। 5,000 रुपया दिया है भाई, तो इसको 100 से भाग दिए तो 1 का मान निकला, और वो जो है 2 वर्ष के लिए दिया तो 2R हो गया। अच्छा फिर कितना दिया है? 3,000/100 कर देंगे, और सी को 4 वर्ष के लिए, कितना दिन के लिए दिया है? तो उसको दिया है आपका 4 साल के लिए, तो दोनों का रेट यहाँ हो जाएगा 4R। दोनों को जोड़ दिए तो कितना मिला ब्याज हमको? 2,200। यहां से R का मान निकालेंगे, चलिए अब निकालते हैं R का वैल्यू। कुछ नहीं करना है, इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए। 50 दूनी के 100 बार, 40 3 चौका 12, 120, 100 कितना हो जाएगा? 220R बराबर 2,200। R बराबर कितना हो जाएगा? 10, यानी कि R% का मान कितना हो गया? 10%। ऑप्शन नंबर डी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमको लगा कि कहीं कोई उल्टा पुल्टा नहीं ना सवाल, ऐसा कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है, घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं दिया रहा है सिंपल इंटरेस्ट के सवाल में। तो दर को मानिएगा R%, यानी कि R/100, और वहां से आप बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, इतने ही धन पर उसी दर से
इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए हालांकि इसमें बहुत तरीका है, ऑप्शन से लगाइए, सक्सेसिव लगाइए, बहुत तरह तरीका है, लेकिन जो एग्जाम में आप रहिएगा ना आपको याद ही नहीं आएगा कि हमको करना क्या है। तो एग्जाम का तरीका है कि 5% का मतलब 1/20, 20 में एक जोड़ दिए कितना हो गया 21/20, 2 साल का दिया है ना, तो 20 से कर दीजिए 21, अब फिर 20 से कर दीजिए 21। जानते हैं ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये हो गया 441। बोलिए कितना अधिक मिला है 328, यहां कितना अधिक मिला है 41। प्रिंसिपल निकाल लीजिए तो गुना कर देंगे 400 से, इसको काटेंगे 8 बार में कितना हो गया 3200। अब मूलधन हो गया 3200। इस 3200 रुपया जो है आपका, इसमें आपको बोला है इतने समय के लिए सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो ये तो 100 का वैल्यू है ना, 1 साल में 5 रुपया, तो 2 साल में 5 दूनी के 10, तो हो गया कितना आपका 320, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के सवाल में प्रिंसिपल निकाल के चलिएगा, समझे कि नहीं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 76 नंबर, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग का जो प्रत्येक भुजा है वो मान लीजिए ए है, और समबाहु त्रिभुज की भी जो प्रत्येक भुजा है वो भी क्या है ए है, और इसके क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है। तो वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। दोनों भुजा से खत्म हो गया आपका, मतलब साइड से साइड कैंसिल हो गया, तो गुना कर देंगे 4/√3, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, तो 176 मीटर की दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। देखिए इसका पहले निकाल लीजिए, एक पहिया है ना, इसका निकाल लीजिए क्या परिधि, तो परिधि होता है 2πr, कितना होता है 2πr। तो आप पहले देख लीजिए कि 2πr जो निकाल रहे हैं तो 2 गुना 22/7, और व्यास है आपका 40, तो रेडियस हो जाएगा 40/2 बराबर 20, तो गुना हो जाएगा आपका 20। अब क्या करना है आपको, ये ध्यान देना है, ये 176 मीटर का दूरी, और हमारा ये जो निकल रहा है एक चक्कर का है, तो चक्कर का संख्या आपको निकालना है, तो इससे हम भाग दे देंगे, तो भाग देंगे कितना 22 दूना के 44 और दूना के 880/7, इससे भाग देंगे तो चक्कर नहीं निकल जाएगा। चक्कर बराबर 176/1 गुना 7/880। 11 से काटेंगे 1, और 6 बार में 11 से काटेंगे 8 बार में, 8 से काटिएगा 10 बार में, 8 से काटिएगा 2 बार में, 14/10, 14/10। यहाँ कुछ लगता है क्या हम कर दिए 176, अच्छा ये सेंटीमीटर है ना, ये सेंटीमीटर है। देखिए 1 सेकेंड रुक जाइए, बाकी सब एकदम करेक्ट था, ये सेंटीमीटर है ना, 880/7, इसको सेंटीमीटर में तो 100 से क्या करिएगा गुना कर दीजिए, तो 880/7 कर देंगे, इससे इसको काट देंगे 11 से 8 बार में, 11, 11 छक 66, 8 दूनी के 16, 20 सत्ते 140, आपका आंसर हो जाएगा। हम ध्यान नहीं दिए थे, ये मीटर था मेरे दोस्त, मीटर है, और व्यास जो है वो सेंटीमीटर में है, तो ये सब कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं रखना, ठीक है ना। हालांकि ऑप्शन अगर 1.4, 140, 14 ऐसे रहता तो पूरा ध्यान से उसको देखा जाता, हालांकि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए अगले सवाल की तरफ। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 है तथा इसकी ऊंचाई 14 है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया। देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु मेरे पास है, और इस एक शंकु का जो है आधार का क्षेत्रफल 154 है। आधार पे क्या होता है, एक सर्किल होता है, सर्किल का एरिया πr² बराबर कितना हो गया 154। अच्छा इसकी ऊंचाई जो है, हाइट जो है वो 14 है। आपसे कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिएगा तो क्या होगा पता है, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा πrl। तो हमारे पास h है, r यहां से निकलेगा, फिर हमको l निकालना पड़ेगा, क्योंकि l निकालने के लिए h का जरूरत पड़ेगा आपको, तो यहां से निकालते हैं। तो पाई का वैल्यू 22/7, r² बराबर 154 गुना 7/22,
11 दूनी के 22, 11 एकम 11, 11 चौका 44, 2 से काटेंगे 7 बार में r बराबर 7। हालांकि जिसका एरिया 154 होता है, रेडियस 7 होता है, आपको याद भी होगा, तो वो जो एसएससी का विद्यार्थी है ना उसको याद रहता है। और आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा, तो अभी थोड़ा तेज हो जाइएगा। इसका जो हाइट है ना वो 14 है। कितना है? 14 है। आई कितना है? 7 है। इससे निकालेंगे हम, तो 14 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया? 7 का स्क्वायर। ठीक है, इतना हम लोग करेंगे ही नहीं, सिंपल सा बात है कि यहाँ से ट्रिपलेट निकाल लीजिए। देखिए यहाँ से 14 है, 7 है, काट लीजिए, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और ये कितना हो गया? 5, √5। तो अगर ये 7 ये 14 है ना, तो इसका हो जाएगा कितना आपको पता है? 7√5। तो पाई का मान हो गया 22/7, और रेडियस का मान कितना है? 14 नहीं 7 है, और एल का मान कितना है? 7√5। 7 से 7 कट गया, 154√5 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए थोड़ा सा सवाल में दम है तो आपको देखना पड़ेगा ना, कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ से रेडियस निकाल। रेडियस क्यों निकालेंगे भाई? क्योंकि हमको चाहिए सलांट हाइट, यानी कि एल का मान चाहिए, और एल के लिए रेडियस हाइट दोनों चाहिए। वहां से हम यहाँ हम यूज कर दिए हैं थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, 1, 2 और √5। अगर 7 का वैल्यू 14 है, 1 का वैल्यू 2 है, तो इसका ट्रिपलेट √5 हुआ, तो यानी 7√5 हो गया। बाकी आप पाइथागोरस थ्योरम से ऐसे निकालिएगा तो 7√5 ही आएगा। तो हम सब कुछ लिख दिया है कि कहीं से कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या के 8 छोटे गोले बनाए गए, तो इनमें से प्रत्येक गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना है? देखिए प्रत्येक गोले का संपूर्ण पृष्ठ पीछे पूछा है ना, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ठोस गोला, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। देखिए कहीं पे सेंटीमीटर और मीटर का चक्कर नहीं ना है, नहीं है, 4/3 पाई आर क्यू। इस तरह का वो बनाना चाहता है एन गोला, 4/3 पाई, और छोटका मान लीजिए, हालांकि यहाँ पे बड़का आर लिखिएगा ना तो आपका सही रहेगा, मतलब कि लगेगा कि मैथमेटिक्स वाला बात हो रहा है। तो इससे ही कट गया। आर क्यू बउआ सब यहाँ देखो कितना है आपका? 10। ये पिघला के बना रहा है, तो 10 का पावर 3 बराबर n इंटू आर क्यू। यानी कि हम यहां से इसको भेजेंगे, तो आप यहां से देखिए कि करना क्या है आपको, 8 को छोटा गोला बना रहा है, तो इधर 8 रख दीजिए, और गुना आर क्यू बराबर 10 का पावर 3। चूंकि ये 8 जो है ना वो n का काम करेगा, 8 को छोटा गोला बना रहे हैं, तो r बराबर क्यूब रूट 8 गुना 10 का पावर 3, यानी कि 2 गुना 10 बराबर कितना हो गया? 20। इसका कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो प्रत्येक गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, तो प्रत्येक गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7, गुना कितना हो जाएगा आपका? मतलब इनमें से प्रत्येक का पूछा है ना, और 8 को गोला बना रहा है, तो ये तो किसका हो गया? रेडियस 20 हो गया, तो निकाल लीजिए ना, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 22/7, और r का मान कितना हो गया? 20 गुना 20। लेकिन यहाँ पे ना पाई का वैल्यू रखना नहीं है, पाई में ही आंसर देना है, तो 400 और 4 में गुना किए तो कितना हो जाएगा? यहाँ सेंटीमीटर है, और यहाँ देख लेते हैं, अच्छा वहां भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे कहाँ गड़बड़ हो रहा है? या ध्यान दीजिएगा सब लोग, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का पिघला करके 8 छोटे गोले बनाए गए, इनमें से प्रत्येक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल प्रत्येक गोले का पूछा है, तो यहाँ से 8 गोले बना लिए, तो छोटका वाला का रेडियस कितना हो गया? 20 हो गया। अच्छा एक बात और, यहाँ पे कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया ना, ध्यान देते हैं सब लोग। 4/3 पाई आर क्यूब, 10 का क्यूब और n इंटू आर का क्यूब, 8 को लिए ना यहाँ पे, अरे यहाँ गड़बड़ हो गया ना, यहाँ हम बोल रहे हैं कि गड़बड़ हो गया। 10 का क्यूब अब बटा इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब, अब बराबर आर क्यूब, क्योंकि ये बटा में चल जाएगा ना, तो इससे हम चढ़ा देंगे क्यूब रूट, आर बराबर हो जाएगा 10/2, चूंकि यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5। अब निकाल लेते हैं, वही कह रहे हैं काहे गड़बड़ा गया। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई
और r का मान कितना है 5 का स्क्वायर, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 पाई। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। वो हम ध्यान नहीं दिए थे, गुना में था, उसको बट्टा में भेजना था, इसके लिए आपको घबराना नहीं है, वो ह्यूमन एरर है, ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से तथा बी सी को 4 मीटर से हराता है। इतना जबरदस्त सवाल है कि अगर ऑप्शन कॉम्प्लिकेटेड रहता तो एकदम गड़बड़ाइए देते आप, समझे कि नहीं। तो 100 मीटर का दौड़ है बउआ सब, और ये कितना दौड़ा है 25 मीटर से हरा दिया था। ए पूरा दौड़ा होगा, बी कितना दौड़ा होगा 75 मीटर। कह रहा है कि बी सी को 4 मीटर से हराता। अगर मान लीजिए कि बी जो है 100 मीटर दौड़ जाता तो सी कितना दौड़ता 96 दौड़ता। आपसे पूछ रहा है कि ए सी को कितनी दूरी से हराता है, तो सी का आपको निकाल लेना है। देखिए इसको काट लीजिए 25 और 24। देखिए इसको फिक्स रहने दीजिए, इससे आप बहुत ही शानदार तरीका से आंसर निकालिए। ये 75 जो है ना वो बी का वैल्यू है, रेशियो में बी का 25 है, तो भाग देंगे तो कितना मान निकलेगा 1 का मान निकलेगा, और हमको 24 का निकालना है। तो 25 यहाँ 75 और 24 यहाँ कितना हो जाएगा आपका 72। तो ए दौड़ेगा 100 मीटर और सी दौड़ेगा 72 मीटर, तो कितना मीटर से हरा दिए हम लोग 28 मीटर से। आंसर हो गया सी। ये शानदार क्वेश्चन, ठीक है ना। गलती कर देता है आदमी। इसमें देखिए एक थैली में 6 सफेद तथा 7 काली गेंदें हैं। यदि इनमें से 2 गेंद एक साथ निकाली जाए तो उनके एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या है। देखिए ये सवाल बहुत ही अच्छा है, ये प्रोबेबिलिटी का सवाल है। पहले देख लीजिए कि हमारे पास 6 गो सफेद और 7 गो काली गेंद है, तो 6 + 7 यानी कि 13 गेंद हो गया। या इससे हम निकाल लेते हैं 13 का कॉम्बिनेशन 13×2 यानी कितना हो जाएगा आपका 13 × 12/2 यानी कितना हो गया 2 छक 12 13 छक 78। अगर आपको मान लीजिए कि सफेद का हमको निकालना है, ये तो टोटल गेंद हो गया आपको। अगर व्हाइट का हमको निकालना है तो कितना है 6 है ना, तो 6 के लिए निकालेंगे क्या हम 6C2। किसके लिए निकालेंगे 6C2, तो 6 × 5/2 यानी कि 30। अरे इसे कम करके गुना करके 2 से भाग दे दीजिएगा तो कितना हो गया 15। अगर हम लेकर के चलते हैं थोड़ा देर के लिए कि हमारा जो कॉम्बिनेशन है ब्लैक गेंद का, किसका ब्लैक का, तो ब्लैक है मेरा 7, तो ब्लैक 7 है, तो इसके लिए निकालेंगे 7C2। यानी क्योंकि आपसे बोल रहा है क्या कि 2 गेंद एक साथ निकाली जाए, तो 2 गेंद निकाल रहे हैं तो C2 निकालना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन 2 का निकालना है। तो 7 × 6/2 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 21। अब आपसे बोल रहा है क्या, ये ध्यान दीजिएगा, उनके एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या है। तो एक ही रंग होने की प्रायिकता तो दोनों को पहले जोड़ लीजिए, यानी 21 प्लस कितना हो गया 15। ये टोटल हम निकालेंगे किस में से 78 में से, तो 6 और 3/78 कितना हो जाएगा आपका 21 + 15 7 या 21 + 15। इसको काट लीजिएगा तो हो जाएगा आपका 6 से 6 बार में और 6 से 13 बार में 6/13। मतलब कि एक रंग के गेंद निकालने की प्रायिकता हो गया 6/13। एक बार बता देते हैं कि कॉम्बिनेशन जो गेंद का निकालना है, तो पहले टोटल कॉम्बिनेशन निकालिए, तो टोटल 7 6 13 गेंद है। फिर हम निकालेंगे व्हाइट गेंद का कॉम्बिनेशन, फिर निकालेंगे ब्लैक गेंद का कॉम्बिनेशन, और दोनों को मिला करके, क्योंकि एक ही रंग की होने की प्रायिकता क्या है। और बाकी तो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल है 82 नंबर। किसी समय पर एक पेड़ की परछाई उस पेड़ की लंबाई का √3 गुना है। यहां देखिए √3 गायब, √3 गुना है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए पेड़ का जो लंबाई होता है, ये तो पेड़ है, ये लंबाई, इसका परछाई हो गया यहाँ, तो लंबाई 1 हुआ तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट अगर आपको पता है, यानी कि आपको सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। यहां हो जाएगा आपका 30 डिग्री, यहां हो जाएगा 60 डिग्री, तो उन्नयन कोण निकालेंगे तो 30 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है ना। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाए
तो वही संख्या होनी है। तो वो संख्या क्या है? 75% को 75 में जोड़ा जाए, मतलब 25% अभी संख्या बाकी है जिसके लिए 75 आ गया। तो 1% का मान हो गया 3, तो 100% का मान कितना हो गया? 300, जो कि ऑप्शन नंबर कहां है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना। आइए अगले सवाल की तरफ आइए। 84 में a का पावर x बराबर b, b का पावर y बराबर c, c का पावर z बराबर a, तो x y z किसके बराबर होगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए a का पावर x है ना, तो जैसे हम यहां से आपको बता देते हैं, ध्यान रखिएगा सब लोग। a का पावर x बराबर b है, ठीक है। तो b के जगह पे, मतलब a के जगह पे क्या रख सकते हैं? c का पावर z, यानी c का पावर z, और फिर पावर रख सकते हैं x बराबर b। अब देखिए c के जगह पे क्या रख सकते हैं? b का पावर y, तो c के जगह पे रख सकते हैं b का पावर y या उसका पावर z और फिर उसका पावर x बराबर b। तब b का पावर हो जाएगा x y और z, चूंकि सब गुना हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए का पावर m का पावर n, तो a का पावर m इंटू n, तब बराबर हो गया b। b से b आपका मतलब बेस सेम है, तो घात को बराबर करते हैं, x y z का मान हो गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है ना। शानदार सवाल। चलिए लास्ट सवाल एंड फर्स्ट सवाल आपके सामने सवाल है कि 32/243 का मान क्या है, लेकिन ऊपर दिया है -4/5। तो 32/243 ऊपर दिया है -4/5। पहले तो इसको प्लस में बनाइएगा, तो 243/32, अब पावर हो जाएगा 5/4, उलट दीजिएगा तो 4/5 कितना हो जाएगा? क्योंकि माइनस जब प्लस होगा तो डिजिट को उलट दीजिएगा। इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 5 और 2 का पावर 5 बराबर 4/5। देखिए ओवरऑल हम लिख सकते हैं 3/2 का पावर 5 और गुना कर देंगे 4/5 से 5 कट गया, 3 का पावर 4 करेंगे तो 27 कितना हो जाएगा आपका? 81 और 4 दूना 8 दूना 16, क्योंकि 3 का पावर 4 अब बटा 2 का पावर 4, तो 3 तिहाई 9 तिया 27 तिया 81, ठीक है ना। और 2 दूनी के 4 चौका 16, 81/16 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो सेट है 85 मतलब यानी कि आपका 85 तक, ठीक है, यानी कि 35 क्वेश्चन जिसका बेहतरीन तरीका से डिस्कशन करा दिया गया है, और इस सेट को आप देख लीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि अगले सेट में आपका नंबर बढ़ेगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और पूरे क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा, तो आपका नंबर हर सेट में बढ़ेगा और हर नया नया कॉन्सेप्ट सीखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका समय शुभ रहे।